नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आज बात करेंगे अग्निपथ पर अग्निवीर। आज हर तरफ यही चर्चा है और हमारा सौभाग्य है कि इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजन कोचर, विशिष्ट सेवा में। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे दर्शकों को वो अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले मैं आभारी हूँ कर्नल उत्कर्ष राठौर का कि अपने ये बेहतरीन चैनल है इनका, उसमें मुझे इनवाइट किया है। और मैं अपने बारे में संक्षेप में आपको ये बता सकता हूँ कि मैं 37 साल फ़ौज में रहा। मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू आया था और मैंने 37 साल की सर्विस में जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया है। और फ़ौज के जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स जहाँ पे मैन पावर प्लानिंग भी हमको सिखाई जाती है, और फिर मैं कर्नल क्यू भी रहा हूँ एक फॉर्मेशन का, जिसमें हम पूरी मैन पावर प्लानिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग अपना करते थे। और मैं गवर्नर के साथ एडीसी भी रहा हूँ और मैं ब्यूरोक्रेसी भी मैंने देखी है कैसे एक्चुअली फंक्शन करती है। और फिर अभी रिटायरमेंट के बाद मैं काफ़ी थिंक टैंक्स के साथ हूँ। मैं इकोनॉमिक टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, मेक इन इंडिया के ऊपर, और चाइना के ऊपर एक किताब लिखी है मैंने, ब्रेकिंग द चाइनीज़ मिथ, जो आपको अमेज़ॉन में मिल सकती है। और अभी मैं फ़िलहाल एक बिज़नेस स्कूल NIT बिज़नेस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैंने PhD किया हुआ है मैनेजमेंट में, MBA किया हुआ है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैन पावर प्लानिंग के और ऑपरेशनल रिसर्च के, ये मैं इससे वाकिफ़ हूँ। और ये कॉन्सेप्ट्स हम को बहुत एक क्लैरिटी देते हैं जब कोई भी मैन पावर प्लानिंग की स्कीम हो, जैसे अग्निवीर हो, अगर हम उसको एनालाइज करें। सर, आपकी योग्यता और आपका अनुभव बताता है कि ये हमारा डिस्कशन बहुत ही लाइवली होने वाला है और बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं सर कि अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक बहुत अच्छा आपने ओपनिंग, आपका जो नैरेटिव है जो इस डिस्कशन को आगे लेके जाएगा, ये एक राइट सवाल है, क्यों ज़रूरत पड़ी। एक कहावत है अंग्रेज़ी में, इफ़ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। इसका ये मतलब है कि अगर फ़ौज अच्छी तरीके से चल रही है और जितने भी ऑपरेशंस आज इंडियन आर्मी ने लिए हैं, क्या देश उससे नाखुश है? क्या देश को कोई भी कमी लगी है उसकी फ़ौज में? तो अगर ये बात नहीं है तो स्कीम क्यों? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका हमको आंसर अपना देना है। तो अगर हम इंटरनली देखें फ़ौज में और एक कमांडर के हैसियत से अगर हम सोचें, तो कोई भी कमांडर चाहेगा कि उसके पास एक यूथफुल आर्मी रहे। तो हमने जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट आई थी, जब सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसमें साफ लिखा हुआ था कि फ़ौज में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और इसीलिए ये जो रिफॉर्म्स जो थे, उसमें एक रिफॉर्म ये था कि हम अपनी फ़ौज की, अपने जवानों की एज कैसे कम रख सकते हैं। तो एक वजह स्कीम की ये है कि अगर आपको एक यूथफुल आर्मी चाहिए तो आपको अग्निवीर जैसी स्कीम आपको लानी पड़ी। दूसरी वजह ये है कि फ़ौज में हमको, चाइना हमारे बॉर्डर पे था और एक ज़रूरत थी हमारे को अपनी फ़ौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए।
और जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो है फौज का, आप जानते हैं कि पहले हम 15 साल की पर्सपेक्टिव प्लानिंग करते थे, आजकल हम 10 साल की करते हैं। वो जब प्लान गवर्नमेंट को पेश किया गया तो उसके साथ एक बजट एस्टिमेट भी दिया गया। तो गवर्नमेंट ने फौज को बताया कि हमारे पास बजट नहीं है आपको ये इसको देने के लिए। तो गवर्नमेंट ने फिर ये सोचा कि हम इसका बजट कहाँ से पैदा करेंगे, और फिर ये चीज़ निकली कि हम एक ऐसी स्कीम लाते हैं जहाँ पे हम पेंशन्स को बंद कर दें, और अगर हम पेंशन्स को बंद करेंगे तो शायद हमारे पास पैसा आ जाएगा मॉडर्नाइजेशन के लिए। सर, आपने सही कहा कि दुनिया में सारे मिलिट्री लीडर्स की ये चिंता होती है कि उनकी आर्मी यंग हो। Nobody wants to lead an old army। तो ये हमारे मिलिट्री लीडर्स की भी चिंता स्वाभाविक थी, और जो कि कारगिल कमेटी रिपोर्ट में आया था कि भारत की आर्मी की एज प्रोफाइल कम होनी चाहिए। ये जो दो दुश्वारियां आपने बताई, एज प्रोफाइल और पेंशन बिल, तो समझ में आते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें थीं तो अग्निवीर जब लॉन्च हुई तो अलोकप्रिय क्यों हो गई? देखिए, कोई भी स्कीम होती है वो एक एंट्री सिस्टम होता है एक स्कीम में। एक स्कीम को हम कैसे उसका प्रोसेस करेंगे और एक उसकी एग्जिट कैसे करेंगे। तो एक 360 डिग्रीज अप्रोच हम इसको मैनेजमेंट में बोलते हैं। तो कोई भी अगर एक मैन पावर प्लानर होता है, वो कोई भी स्कीम को लाता है तो वो एक 360 डिग्रीज अप्रोच से लाता है। सर, तो ये स्कीम में स्टेक होल्डर्स कौन है? 3 स्टेक होल्डर्स हैं सर। एक है गवर्नमेंट सर, एक है फौज आर्म फोर्सेस, और एक है अग्निवीर सर। तो तीनों स्टेक होल्डर्स की जो आकांक्षाएं हैं हमको उनको पूरा करना चाहिए और हमको उनको एड्रेस करना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट की आकांक्षा ये थी कि उसका ऑब्जेक्टिव ये था गवर्नमेंट का कि हम फौज को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा नहीं दे पा रहे हैं और हम इसलिए एक ऐसी स्कीम लाएंगे जिसमें कोई पेंशन ना मिले या एटलीस्ट 75% लोगों को पेंशन ना मिले, तो हमको एक बजट मिलता है। गवर्नमेंट की ये कंसिडरेशन थी, फौज की ये कंसिडरेशन थी कि हमको एक यूथफुल आर्मी चाहिए। फौज की कंसिडरेशन पूरी हो गई बिकॉज आपको एक यूथफुल आर्मी मिल गई। जो यूथ की कंसिडरेशन थी, अग्निवीर की कंसिडरेशन थी, वो आपने पूरी नहीं की। अग्निवीर की एस्पिरेशन वो आपने पूरी नहीं करी। इस मुल्क के नौजवानों की एस्पिरेशन, और खास तौर पे उत्कर्ष जी, हमारी जो पॉपुलेशन है आज 50% जो हमारी पॉपुलेशन है वो 30 साल से कम की उम्र की। तो अगर हम इस पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे हैं और अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, 11% है आज की डेट में, आप जानते हैं सर। तो अगर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और हम यूथ की एस्पिरेशंस को नहीं देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जब ये स्कीम लॉन्च करेंगे और एक यूथ को बोलेंगे, अग्निवीर को बोलेंगे कि 4 साल के बाद बच्चे 11 लाख दे दिए हमने तुमको, अब तो तुम अपने लिए अपना जॉब ढूंढो। अब वो अपना 4 साल अपने देश के लिए लगा रहा है, हो सकता है शहीद भी हो जाए उस टाइम पे। अच्छा, उसकी जो आपने कंपनसेशन भी आपने फिक्स किया है वो भी रेगुलर जवान से अलग था। तो एक आपने डिस्पैरिटी कर दी, एक फौज के अंदर ही डिस्पैरिटी कर दी कि आपने एक रेगुलर सोल्जर को और एक आपने अग्निवीर को अलग कटहरे में आपने खड़ा कर दिया। सर, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि डिस्पैरिटी यूं हो गई कि फर्ज कीजिए कि एक बैरक है, उसमें अग्निवीर भी सो रहा है, उसमें रेगुलर सिपाही भी सो रहा है। एक को तनख्वाह क्या मिलती है, दूसरे को क्या मिलती है। बैरक से उठ करके आप एक ट्रेंच में आइए, दुश्मन के सामने हम मोर्चे पे बैठे हैं, इधर अग्निवीर बैठा है, उधर रेगुलर सिपाही बैठा है, दोनों को अलग अलग तनख्वाहें मिलती हैं, जबकि वो दोनों एक जैसी खतरनाक सिचुएशन को फेस करते हैं।
तो अगर इस तरीके की डिस्पैरिटी आप पेश करेंगे तो मोराल पे तो असर पड़ेगा ही। तो यहाँ पर आपकी बात से मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट परसेप्शन गेम हार गई, परसेप्शन वो ठीक से नहीं एड्रेस कर पाए। और जब 2.5 से 3 साल कोविड में कोई भर्ती नहीं हुई तो देश के नौजवान सोच रहे थे कि जल्दी भर्तियां खुलेंगी, और जब भर्तियां खुली तो अग्निवीर आ गया। तो ये गलत टाइम था, और गलत टाइमिंग के साथ गलत स्कीम उनके सामने रखी गई, और फिर इसके बाद किसी से कुछ पूछा नहीं गया, और इसलिए ये डे 1 से कहते हैं अलोकप्रिय हुई। उत्कर्ष, इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं इसमें यहाँ पे हाईलाइट अपना करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपने 2.5 साल भर्ती रोक के रखी। आपने फौज में 2 लाख की डेफिशिएंसी पैदा कर दी। जो फौज हर साल 60,000 करीब भर्तियां, 60,000 हर एक साल फौज में लोग रिटायर होते हैं। तो जो 60,000 आपके रिटायर हुए, आपने भर्ती किया नहीं किसी को भी, तो आपकी डेफिशिएंसी 1 साल में 60,000 हो गई। 2.5-3 साल में आपकी डेफिशिएंसी अबाउट 1.5-2 लाख के करीब हो गई। अब इस डेफिशिएंसी को आपको एड्रेस करना चाहिए था। स्कीम नहीं लॉन्च करनी चाहिए थी, स्कीम को टेस्ट बेड करना चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था कि हम एक स्कीम, एक रिक्रूटमेंट स्कीम हम जारी करना चाहते हैं, हम इसको टेस्ट बेड करेंगे। पहले 4 साल के लिए टेस्ट बेड करो या 2 साल के लिए टेस्ट बेड करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्कीम में क्या क्या कमियां निकलेगी, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। आपने सर बहुत बड़ी बात कही जो मैंने बहुत कम लोगों के मुंह से सुनी है। आपका कहना था कि कोविड के बाद जब भर्तियां शुरू हुई तो पहले रेगुलर भर्ती होनी चाहिए थी, और अग्निवीर या अग्निपथ लाना था तो वो एक पायलट के तौर पे लाई गई होती, जिसे आप टेस्ट बेड कह रहे हैं, और उसके बाद उस पे लोगों की राय ली जाती, उसकी कमियां दूर की जाती, उसको रिफाइन किया जाता, और फिर वो देश के लिए और आर्म फोर्सेस के लिए और गवर्नमेंट के लिए कैसे सूटेबल है उस तरीके से लॉन्च किया जाता। तो ये जो जल्दीबाजी दिखाई गई वो नुकसान कर गई। देखिए, आपने बिल्कुल सही बताया। 2018 तक मैं फौज में था सर। चाइना का जो मामला स्टार्ट हुआ 2020 में सर, गवर्नमेंट की ये जो स्कीम है 2018 तक तो कहीं पर भी नहीं थी। इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी सोच ही नहीं थी, होमवर्क नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जो भी स्कीम अगर आप लॉन्च करते हैं उसकी एक आप स्टडी करते हैं, एक आपकी एक कमिटी बनती है, एक आपके सीनियर, आपके आर्मी कमांडर, आपका कोर कमांडर, एक कमांड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हम आपको इसकी एक स्टडी करने के लिए बोलेंगे। हमारा एक कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट है जो इतनी आर्मी की स्टडीज़ में इन्वॉल्व है। हमारा आर्ट्रैक है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो ये ऐसी स्टडीज करता है। अब जनरल राज शुक्ला उसके आर्मी कमांडर रह चुके थे, तो जनरल राज शुक्ला ने तो अभी स्कीम लॉन्च करने से 4-5 या 6 महीना पहले ही ये अपनी स्टडी अपनी की, और जब उनको ऊपर से हुक्म मिला कि आप ये इस तरीके की स्कीम को स्टडी करो और अपनी रिकमेंडेशंस दो, जो फौज ने रिकमेंडेशंस दी वो ये रिकमेंडेशन नहीं थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मेरी जानकारी के हिसाब से फौज ने, जब जनरल नरावने भी चीफ थे, उनकी किताब में भी लिखा हुआ है जो अभी गवर्नमेंट ने उसको अलाउ नहीं किया पब्लिश करना, वहाँ पे 75% लिखा था। 75% रिटेन हो गए, और इसे उलट दिया 75% रिजेक्ट हो गए। हाँ, आपने उल्टा कर दिया, और वो 4 साल की आपने 5 साल लिखा था वो पीरियड भी आपने कम कर दी। तो इसका ये मतलब है कि अगर मैं स्टेक होल्डर हूँ, अगर मैं एक फौज हूँ, और अगर मैं आपको गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन अपनी दे रहा हूँ कि
मुझे फौज के लिए ये चाहिए, और वो रिकमेंडेशन मेरे आर्मी कमांडर्स, मेरे कोर कमांडर्स, आर्मी कमांडर की कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कस होता है सारा पॉइंट्स, ऑफिसर से उनके व्यूज़ मांगे जाते हैं, कमेंट्स मांगे जाते हैं हर एक स्टडी के ऊपर। ये एक तरीका हमने सीखा है फौज में। जब ये तरीका नहीं फॉलो हुआ, और जब मैं कई ऑफिसर से मैंने पूछा कि ये जब स्टडी हो रही थी स्कीम की, आरट्रैक इसकी स्टडी कर रहा था, तो आपसे कमेंट्स मांगे, आपसे कोर हेडक्वार्टर से, डिव हेडक्वार्टर से, ब्रिगेड हेडक्वार्टर से, बटालियन हेडक्वार्टर से आपके जो कमेंट्स मांगे गए, तो बोले नहीं सर हमको तो पता ही नहीं स्कीम के बारे में। सर आप सही कह रहे हैं, जो थोड़ी बहुत मैं भी बातचीत करता हूँ इस स्कीम से, खास करके रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स यकाएक सरप्राइज में आ गए कि उनके पास ना तो करिकुलम था, ना वो तैयार थे इस तरीके के इनटेक को लेने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये स्कीम में होमवर्क कम हुआ और सभी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। खैर बात करते हैं सर, अग्निवीर के साथ जो कई डिस्पैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये अलोकप्रिय हुई, मसलन अग्निवीर को दी जाने वाली पे का पैकेज, मेरे को समझ में नहीं आता है कि इससे इंडियन गवर्नमेंट ने कितना पैसा बचा लिया होगा। एक अग्निवीर को सिपाही, सेलर और एयरमैन से कम तनख्वाह देके कितना पैसा बचा लिया होगा। देखिए उत्कर्ष, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपने सुना होगा, एनपीए का जो बैंक का लोन है सर। अगर आप एक आरटीआई करें आज सर, और अगर आप ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से लें सर, आपको इतना करोड़ रुपए आपको मिलेगा जो गवर्नमेंट ने माफ़ किया है, राइट ऑफ, जो इसका 50% भी नहीं है जो आपने अग्निवीर से गेन किया होगा। बिल्कुल सही है। तो आप जब ऐसे काम करते हो, दूसरा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप नेशनल सिक्योरिटी को पैसों के तराजू में तोलना चाहते हैं। आपने देखा आज यूक्रेन में क्या हो रहा है, जी हाँ। आपने देखा कल ताइवान के साथ जब लड़ाई होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या ये देश सोच रहे हैं कि हम वहाँ अग्निवीर लाएंगे। आप इजराइल आर्मी को देख लीजिए, आज इजराइल आर्मी को महसूस हो रहा है कि उसकी फ़ौज कम है, क्योंकि इजराइल आर्मी ने टेक्नोलॉजी पे भरोसा किया और अपनी फ़ौज को कम कर दिया। तो इसीलिए आपने 3 लाख अपने रिजर्विस्ट को आपको दोबारा उसको एनलिस्ट करना पड़ा। और अभी जो आपके पादरी थे या जो आपके इसको रिलीजियस आपके लाइंस में थे जिनकी एनलिस्टिंग नहीं होती थी फ़ौज में, अभी आप एक कानून इजराइल में लेके आ रहे हैं कि उनको भी आपको भी एनलिस्ट। तो आप एक, मैं आपको रशिया का भी एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि इजराइल आज भी अक्टूबर से लेकर आज तक गाजा पट्टी को फतेह नहीं कर पाया, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही है और मैन पावर क्या थी, रिजर्विस्ट थे। तो अगर कोई सोचता है कि रिजर्विस्ट से आप लड़ सकते हैं तो गलत सोचता है। और ख़ास करके हिंदुस्तान की थ्रेट असेसमेंट्स बदली नहीं है सर। आज भी हम 2 फ्रंट वॉर है और साथ में इंसर्जेंसीज हैं, वो सारी जिंदा हैं। तो इस सिचुएशन में अगर आप थ्रेट मैट्रिक्स को या सिक्योरिटी मैट्रिक्स को बदलते हैं तो ये कहाँ की समझदारी है। उत्कर्ष, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फ़ौज की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है कन्वेंशनल वॉर की। सर, फ़ौज कभी भी काउंटर टेररिज्म में हिस्सा नहीं लेती है। उसके लिए आपके पास सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है। आज इंडिया में 11 लाख के करीब आपकी जो CAPF है, जिसमें BSF भी शामिल है, आप CRP भी है, ITBP भी है, SSB भी है, सारी। अब आपको जो इन फोर्सेस को ट्रेन करना चाहिए था एंटी या काउंटर टेररिज्म रोल के लिए, आपने फ़ौज को डाल दिया वहाँ पे।
अब फौज का क्या हुआ कि फौज अपनी कन्वेंशनल लड़ाई भूल गया और काउंटर टेररिज्म ऑप्स में बिजी हो गया। कल अगर चाइना से हमारा अटैक होता है या अगर पाकिस्तान अटैक करता है एक कन्वेंशनल आर्मी की तरह, आपकी तो आर्मी 24/7 काउंटर टेररिज्म कर रही है। इस कन्वेंशनल की लड़ाई के लिए आपने क्या तैयारी करी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक चीज और है, आपने टू फ्रंट वॉर का जिक्र किया जी। हर एक लड़ाई में आज हमारे पास 15,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है सर। इस 15,000 में 10,000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर कंटेस्टेड है। इसका मतलब है कि उस बॉर्डर में विवाद है सर। कोई भी ऐसा वर्ल्ड में देश नहीं है आज जिसकी सरहदों पर दो दुश्मन टिके हुए हैं और एक्टिव है, दोनों न्यूक्लियर, हाँ, और दोनों एक्टिव है सर। तो अगर आपने इस थ्रेट परसेप्शन की बात करी है सर, आप सोच कैसे सकते हैं कि फौज की नफरी को आप कम करेंगे? आपके पास ऑलरेडी आपने 14 लाख से 12 लाख पे आ गए, और अगर ये अग्निवीर की इनटेक आपने 45,000 रखी है हर एक साल, और अगर आपके 60,000 जवान आपके रिटायर हो रहे हैं तो आपकी डेफिसिट तो बढ़ जाएगी जी। आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में आपकी फौज हो जाएगी 10 लाख सर। अब इस 10 लाख में आपने देख लिया कि आपने इसको 12 लाख में भी देख लिया कि आपने पुंछ और राजौरी में क्या हुआ, बिकॉज वहां से आपने उन फौज उठाई और आपने चाइना बॉर्डर पे भेज दी, आपने गैप्स क्रिएट कर दिए। अब उस गैप्स क्रिएट करने के लिए आपने फौज को दोबारा वापस लेके आए, तो आपको एक सीख नहीं मिल रही सब चीजों से कि फौज की मैन पावर के साथ प्लीज आप इस पर टिक कर मत कीजिए, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है सर। नेशनल सिक्योरिटी, थ्रेट परसेप्शंस वगैरह, मुझे लगता है कि शांति काल में लोग इसको हल्के से लेते हैं। अभी बात ये करते हैं कि जब अग्निवीर की टेन्योर की बात होती है 4 साल में अग्निवीर निकल जाएगा, तो यहाँ एक सिचुएशन आती है, जानकार लोग कहते हैं कि 4 साल में ऑर्गेनाइजेशन अग्निवीर से क्या गेन करेगा वो भी डिबेटेबल है। आपने अग्निवीर को भर्ती किया, उसमें उसका ट्रेनिंग पीरियड शामिल है, उसकी लीव शामिल है वगैरह वगैरह, और उस अग्निवीर से आप क्या ले लेंगे 4 सालों में, और वो क्या गेनफुली एम्प्लॉयड होगा ऑर्गेनाइजेशन में और बाहर भी आ जाएगा। यहाँ फ्लॉ नहीं देखते आप? 4 साल तो आपको मिले ही नहीं। 6 महीने आपने ट्रेन किया अग्निवीर को सर, और साल में उसको अगर आप उसकी एनुअल लीव और कैजुअल लीव लें सर, तो वो 3 महीना बनती है जी। हाँ, 4 साल में 1 साल छुट्टी हो गई उसकी सर। 1.5 साल आउट अग्निवीर, 2.5 साल के लिए मिला आपको एक यूनिट में उसको ट्रेन करने के लिए। 2.5 साल में उसकी जो एक पोस्टिंग होगी खाली, इसका मतलब कि अगर वो कोई माउंटेन एरिया में होगा तो खाली माउंटेन के बारे में जानकारी रखेगा, और अगर वो जंगल में नहीं होगा, अगर वो एक प्लेन में नहीं होगा, डेजर्ट में नहीं होगा, बिकॉज फौज कई टेरेन्स में लड़ती है, तो आपने एक अग्निवीर को आप सारे टेरेन्स में आप उसको ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो सर यहाँ पर आपका खुद का मॉडल फेल हो गया कि 4 साल में अग्निवीर को आप गेनफुली एम्प्लॉय नहीं कर सके। अब इसी के साथ एक चीज़ आती है, कहा जाता है कि 12 लाख का पैकेज लीजिए और सेकंड कैरियर स्टार्ट कीजिए। एक अग्निवीर 22 साल 23 साल की उम्र में बाहर जाएगा। हम में से, आप में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 22 साल 23 साल की उम्र में दूसरा कैरियर शुरू किया? क्या दूसरा कैरियर शुरू करना इतना आसान है? देखिए, अगर एक अग्निवीर फौज में आ जाता है और अगर वो 23 साल 24 साल में छोड़ता है, तो फौज में जब अग्निवीर आता है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? 10th पास, 12th पास ज़्यादा है ज़्यादा सर। 12th पास के बाद अगर वो बाहर जाता है, आप मुझे बताइए, मैं एक डायरेक्टर हूँ इंस्टीट्यूट का, हमारे MBO को नौकरी नहीं मिल रही है, दर दर भटक रहे, 30,000 का उनको मंथली पैकेज मिल रहा है,
इस अग्निवीर जो आपका 10th पास है, आपका 12th पास है, ये इसको कौन नौकरी देगा मुझे बताइए। और अगर इसको नौकरी चाहिए तो इसको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, फिर ये दोबारा से पढ़ेगा, ये उसके लिए ओवरेज भी हो सकता है, या उसकी एक पढ़ाई से कंटिन्यूटी ऑलरेडी टूट गई है क्योंकि उसने जो 12th के 4 साल के बाद ग्रेजुएशन करेगा, तो उसका जो रुझान है वो उसका स्टडीज़ की तरफ नहीं होगा। तो ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एक जवान को एक कॉमोडिटी मत समझिए कि आपने उसको 12 लाख दे दिए और उसका काम हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप उसको एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कीजिए, एक उसको कमोडिटी की तरह मत ट्रीट कीजिए। करेक्ट सर। ही इज अ पर्सन हु हैज एस्पिरेशंस। अभी मैं एक टीवी में इंटरव्यू कर रहा था, मेरे से पूछा गया कि अग्निवीर जब 4 साल के बाद उसको जाएगा, उसको जॉब नहीं हुआ, ये जो उसको लड़कियां नहीं मिलती, इसको देने के लिए कोई तैयार है? शादियां नहीं होती, शादियां करने के लिए कोई तैयार नहीं है, बिकॉज अग्निवीर जब तक फौज में है वो शादी नहीं कर सकता। करेक्ट सर। और जब वो फौज के बाहर जाएगा ही विल बी जॉबलेस, तो उससे कोई शादी करेगा नहीं। और आपने खाली 10% आपने गारंटी किया जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब आप उसको मुझे बताइए, आज की डेट में भी 10% है सर हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए, जी हाँ। तो कितने जॉब उसको भरे जा रहे हैं? जी नहीं सर, उसमें भी एक 2 या 3% से ज्यादा नहीं भरे जा रहे। बहुत बड़ी समस्या है कि अग्निवीर का रिहेबिलिटेशन के बारे में सोचा नहीं गया। और आज भी जल्दी जल्दी में CAPF ने बोला कि 10% हम रखेंगे। तो 10% क्यों रखेंगे? अगर अग्निवीर ट्रेंड है, आर्मी नेवी एयरफोर्स से निकला है, तो आपने 100% रखना चाहिए। अगर जब तक आप 100% एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेटरल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, ये स्कीम कभी भी लोकप्रिय नहीं होगी। ये जानबूझ के ये समस्या अपने लिए अपने सर पे ली गई है सर। अच्छा चलिए सर, हमने अग्निवीर की कमियों के बारे में बात कर ली। क्या ये स्कीम अग्निपथ या अग्निवीर साल्वेज की जा सकती है? इसका क्या भविष्य देखते हैं? क्या इसे बिल्कुल हटा देना चाहिए या इसको मॉडिफाई करना चाहिए, या इसमें आप कोई मेरिट देखते हैं कि इसे सॉल्वेज करें? देखिए कर्नल उत्कर्ष, मुझे लगता है कि आप इस स्कीम को राइट ऑफ नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कुछ मेरिट्स भी हैं। और हम टोटली हमको नहीं बोलना चाहिए। मैंने काफ़ी यूट्यूब इंटरव्यूज़ हमारे जो रिटायर्ड हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स के देखे कि भाई इसको निकाल दो, स्क्रैप कर दो वगैरह। बट फिर जो आपका यूथफुल प्रोफाइल का जो आपका मुद्दा है, जी हाँ, वो तो सॉल्व होता नहीं है ना। नहीं होगा। तो अगर आपने तीनों स्टेक होल्डर्स को लेके चलना है, मैं फिर से बोलता हूँ कि गवर्नमेंट, आर्म फोर्सेस, अग्निवीर, तो हम गवर्नमेंट की अगर तरफ जाते हैं कि आपको पैसा बचाना है, तो आप अग्निवीर को 50% कर दो, 50% परमानेंट कर दो, और 50% आप उनको उसको रिलीज कर दो। 1 पॉइंट। राइट सर। सेकेंड है, 4 साल का टेन्योर में फौज की एस्पिरेशंस पूरी नहीं होती। जी हाँ। तो अगर आपने फौज की एस्पिरेशंस भी पूरी करनी है तो आप उसको 7 साल कर दो। 7 साल। तो इससे क्या होगा कि आपने फौज की आपकी एस्पिरेशंस हो गई। 7 साल के बाद फौज में 50% यंग लोग आएंगे सर, तो आपका एक बैलेंस हो जाता है यूथफुल प्रोफाइल। राइट सर। और तीसरा, अभी हम अग्निवीर पे आ जाते हैं, बिकॉज अभी आपने गवर्नमेंट की एस्पिरेशंस पूरी हो गई, आपकी फौज की एस्पिरेशंस पूरी हो गई। अब अग्निवीर का जो ये 50% है सर, ये एक पार्लियामेंट में इसकी लेजिस्लेशन आप लेके आइए। आप इसको स्टेट गवर्नमेंट में मत छोड़िए या ऐसे मत इसको ओपन एंडेड छोड़िए। आप इसमें लेजिस्लेशन लेके आइए दैट these Agniveers will be absorbed with a permanent job with the Central Armed Police Forces and the paramilitary forces and the state police forces in a government job and PSUs in a government job. Absolutely. और ये जो लेजिस्लेशन अगर आप लेके आएंगे और इनकी जो सीनियरिटी है उसको आपने बरकरार रखना है। मींस अगर ये 7 साल की नौकरी से आते हैं, तो अगर ये BSF में जाते हैं तो इनकी जो सीनियरिटी है वो 7 साल के बाद 7 साल मिलनी चाहिए।
इनको मिलनी चाहिए। Absolutely. और एक आपको ट्रेन मैन पावर मिल रहा है फौज में जिसने 7 साल की ट्रेनिंग ले ली। मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतना बेहतर सैनिक नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक टफ वॉर है। डीजी बीएसएफ नहीं चाहेगा बाहर के लोग आए, डीजी सीआरपीएफ नहीं चाहेगा बाहर के लोग आए। ये उनकी टफ वॉर है। इस टफ वॉर को आपको बिल्कुल ख़त्म करना है। और अगर आपकी ये गवर्नमेंट मजबूत है और एंड आई एम श्योर उसमें ऑपोजिशन भी आपका साथ देगी जी। आप ये 7 साल इसको बढ़ाइए और इसकी लेजिस्लेशन लेके आइए। आई एम श्योर दिस अग्निवीर विल बी अ सक्सेस। तो सर आपने कहा कि 50% एब्जॉर्ब करें, 50% रिलीज करें 7 साल के बाद, लेकिन अगर रिलीज करते हैं तो इंश्योर करें कि ये अग्निवीर अपना सेकेंड कैरियर 100% सीएपीएफ में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में, पीएसयूज में करें। और ये कानूनन वैध होना चाहिए और एप्लीकेबल होना चाहिए कि उन्हें जॉब मिले। तो सर ये विन विन सिचुएशन लगती है अगर ये किया जाए तो। टोटली विन सिचुएशन। मैं बताता हूँ, अगर कोई भी वेल मीनिंग फौज है या कोई गवर्नमेंट है, उसको तुरंत ये जो है ना ये जो चेंजेस है अग्निवीर में कर देनी चाहिए। और ये जो बवाल हो रहा है कंट्री में और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पार्टीज एक इसका मुद्दा बना रहे हैं और हमारे देश का मजाक होता है बाहर भी। आपने इसको नेपाल के साथ आपने क्या किया? नेपाल से आपकी ट्रुप्स नहीं आ रहे हैं, इसको नेपाल गवर्नमेंट ने आपको बंद कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। 200 साल से नेपाली भारतीय सेना में सर्विस कर रहे थे। अग्निवीर स्कीम की वजह से वो परिपाटी टूट गई। एब्सोल्यूट। और भारत नेपाल के रिश्ते ऐसे भी बहुत अच्छे नहीं थे, उसमें से ये अग्निवीर या अग्निपथ स्कीम ने आग में घी डाल दिया। तो ये चीज़ है जिसके अंदर में अग्निवीर को साल्वेज किया जा सकता है। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि अग्निपथ अग्निवीर स्कीम की रिव्यू मिलिट्री कंसीडरेशंस, नेशनल सिक्योरिटी कंसीडरेशंस की वजह से होनी चाहिए थी, लेकिन आज हम पाते हैं कि पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से अग्निपथ या अग्निवीर के रिव्यू की बात सुनने में आ रही है। एब्सोल्युटली। यहाँ पर एक नेशनल सिक्योरिटी के साथ वो प्रायोरिटी नहीं दिखती। हम नेशनल सिक्योरिटी को लेकर उतने सजग नहीं दिखते जो इतना होना चाहिए था। सर आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम के बारे में इतने खुलासे से बताया और अपने बिल्कुल स्पष्ट विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे। धन्यवाद। कल उत्कर्ष, मैं एक्चुअली आभारी हूँ आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे एक मौका दिया और एक हमने देश के सामने एक मॉडल रखा है और हम ये उम्मीद पे कायम है दुनिया, और हम ये उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में अपना सोच विचार करेगी। और आई एम श्योर अभी जो नए चीफ आए हैं जल द्विवेदी, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, वो भी गवर्नमेंट पर जोर डालेंगे इस चीज़ के लिए। एंड और आने वाले वक्त में हम इसके रिव्यू के बारे में हम कुछ खबर हमको मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।